नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात में शुरुआत करते हैं हीट वेव की खबर से। चारों तरफ गर्मी बेइंतहा और अचानक से बढ़ी है। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण समारोह के दौरान कल बहुत ही कड़ी धूप में बैठे हुए 12 लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप उस समारोह की जहां पर घंटों लोग धूप में बैठे थे। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये करना सही था इस तरह की गर्मी के दौर में। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भीषण गर्मी के बीच इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए बहुत बड़ी संख्या में लोग खुले में बैठे हुए थे। उनके लिए धूप से बचने के लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया गया था और ऐसे में इस भीषण गर्मी ने 12 लोगों की जान ली है। कुछ लोगों को ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित भूषण सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद भी थे। तो इस भीषण गर्मी में इस खुले में कार्यक्रम किया गया। वहां पर लोग धूप में बैठे रहे, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ था। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने नवी मुंबई के उस मैदान में जाकर वहां जायजा लिया कि जहां पे इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यहाँ पर हम उसी ग्राउंड पर हैं। एक बार आपको हम दिखा दें, पीछे आप देखें स्टेज यहाँ पर है और 125 हेक्टेयर की ये जमीन, मतलब करीब करीब 300 एकड़ की ये जमीन है। आप पूरा ये ग्राउंड देखें, कितना बड़ा ये ग्राउंड है और आसपास आप देखें ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल हवा है वो बहुत ही गर्म हवा चल रही है। यहाँ पे हमारे लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो आप समझें कि 5 से 6 घंटे तक लोग यहाँ पर बिल्कुल खुले में, कोई शेड नहीं था, किसी तरह का आसपास शेल्टर आप देखें नहीं था। तो वहां पर 5 से 6 घंटे लोग इसी ग्राउंड पर बैठे रहे। और जिस एम्बुलेंस की बात हो रही है 20 से 25 बताया जा रहा है, ये भी आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि किस संख्या में एम्बुलेंसेस की यहाँ पर तैनाती थी। तो अगर किनारों में अगर एम्बुलेंस की तैनाती थी तो वहां तक चलकर जाना, क्योंकि 6 घंटे तक बैठने के बाद उस भीड़ में, पानी के टैंकर के पास बताया जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उस भीड़ में खड़े रहना, उस भीड़ को छोड़कर निकलना और निकलने का यहाँ पर गेट की भी जो तैयारी थी, बताया जाता है कि उस संख्या में उतने गेट निकलने के लिए लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही थी। तो उस समय वहां पर चक्कर खाकर बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरे और एम्बुलेंस से उनको अलग अलग अस्पतालों में, 5 से 6 अस्पतालों में ले जाया गया। सुरेश दास हैं, यहाँ के स्ट्रिंगर हैं, कार्यक्रम के दौरान थे, इनसे भी जरा हम पूछते हैं। सुरेश जी, आपने कल ग्राउंड पे क्या देखा था? देखिए, कल जो यहाँ पर जो स्थिति थी, जो कि टेम्परेचर करीब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था और ये जो एरिया है, ये जो खारघर जो है पूरा पहाड़ का साथ में रखा है और ये करीब 125 हेक्टर जो जगह में फैला हुआ है। यहाँ आसपास जो कि पूरा गर्मी, इतना भयंकर गर्मी था और इसके एक दिन पहले ही लोग जो है कि यहाँ पर आए और एक दिन पहले ही यहाँ पे कार्यक्रम में लोग, पहले से कई लोग आके इंतजार यहाँ पे पहले ही आके उनके जो अनुयायी है, जो आपस में धर्माधिकारी को जो मानने वाले लोग के भक्त है, वो महाराष्ट्र के अलावा बाहर से भी आए हुए थे और वो आने के बाद यहाँ पर लगभग एक दिन पहले ही यहाँ पर आके सब ये जाली के पास यहाँ बैठे हुए थे। और इसके बाद व्यवस्था थी यहाँ पर, यहाँ पर व्यवस्था अगर शासन की तरफ से देखने जाएगा तो फायर ब्रिगेड, यहाँ पर पानी का सब रखा हुआ था, लेकिन उनके पास पहुंचे कैसा, सवाल ये उनके पास पहुंचे कैसा, ये सब साइड में रखा हुआ था, पहुंचे कैसा। तो 4 एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा 4 महापालिका का जिम्मेदार दिया गया था। महीनों से यहाँ करीब 400 से 500 अधिकारी लगे हुए थे। सब होने के बाद भी यहाँ पर इतने बड़े हादसा हुआ। बिल्कुल, देखो तो 4 महानगर पालिकाओं के अधिकारी, बताया जाता है कि करीब 150 की संख्या में अधिकारी यहाँ पर मुआयना कर रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे। महीने भर से इसकी तैयारी चल रही थी। हम लोगों ने जो फॉलोअर से बात की, जो श्री सदस्य के लोग थे, अपा साहब धर्माधिकारी के, उन लोगों ने कहा पानी की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, लेकिन उस तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हुआ था। और चूंकि सब लोग एक साथ इतनी कड़ी धूप में, सब लोग चाह रहे थे कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो तो निकल जाएं, तो निकलने की व्यवस्था के उसमें कुव्यवस्था समझ में आ रही है जहां तक हो। और हालांकि ऑपोजिशन का कहना है कि भगदड़ भी मची थी। हालांकि भगदड़ जैसी स्थिति के बारे में जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने ये नहीं माना है। सिर्फ ये ऑपोजिशन का एलिगेशन है कि स्टैम्पीड भी हुआ था, लेकिन इतनी गर्मी में यहां से निकलने के समय कई लोग चक्कर खा के गिरे थे। तो राज्य में विपक्ष के नेता उद्धव ठाकरे, अजित पवार और आदित्य ठाकरे भी बीमार लोगों का हाल जानने के लिए अस्पताल गए और इतनी गर्मी में दोपहर में कार्यक्रम आयोजित करने पर जो तमाम इंतजाम किए गए थे उस पर सवाल उठाए। चौकशी करतील की नाही कल्पना नाही, कारण जर का तुम्ही आपण जे आता म्हणालात
त्याप्रमाणे अमित शहानंच जर जायचं होतं म्हणून हा कार्यक्रम भर दुपारी घेतला गेला असेल तर चौकशी कोण कोणाची करणार. परंतु निरपराध जीव गेलेले आहेत. उगाचच हा एक चांगला कार्यक्रम आणि आपल्याला सर्वांना अभिमान आहे. आप्पासाहेब धर्माधिकारी कुटुंबीय त्यांच्या एकूण घराण्याची परंपरा त्या कार्यक्रमाला केवळ आपण जे सांगताय त्याप्रमाणे अमित शहाना वेळ नव्हता म्हणून दुपारची वेळ घेतली गेली असेल तर खरंच ये जो घटना हुई उसमें मेरे ख्याल से अभी तक 11 लोगों की मृत्यु हुई है. ये बहुत बड़ा यहाँ हादसा हुआ है और बहुत से पेशेंट एडमिट किए हैं हॉस्पिटल में. उनके ऊपर उपचार चालू है. ऐसी घटना न होने के लिए जो खबरदारी लेनी चाहिए थी वो ली है या नहीं ली है उसकी पूछताछ होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए. तो सवाल उठाए जा रहे हैं इंतजाम पर और कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि इतने ज्यादा लोग यहां पर जमा थे इतनी गर्मी में और उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया. ये जो गर्मी पड़ रही है, पहले आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं कि भारत में जो लू का कहर है वो कहां कहां पर और किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह की चेतावनी दी गई है लू को लेकर. आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है. 18 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट है अलग अलग जगहों पर. 19 अप्रैल और 20 अप्रैल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यानी कि इस समय यहां पर काफी भयानक गर्मी रहेगी और तेज गर्म हवा जो चलती है, लू चलती है, वो हो सकती है. इसलिए इसे लेकर सावधान रहना जो है वो बहुत जरूरी है. तो हीट वेव पूरे देश में कई जगहों पर इस समय हीट वेव जैसे हालात हैं. देश भर में आने वाले समय में गर्मी और भी बढ़ेगी. लू के भी चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है. अगले 3-4 दिनों में बिहार में भीषण गर्मी की स्थिति रहने की संभावना है. बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की संभावना है. कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में गुरुवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी. और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में गर्मी और लू का जो कहर है, यहां कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से 42 डिग्री तक पहुंच गया है और ऐसे में यहां के स्कूलों और कॉलेजों में एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया गया है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि गंभीर लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान अब सोमवार से शनिवार तक बंद रहेंगे. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहने की आशंका भी जताई है. महाराष्ट्र में हुआ, वहां पर की स्थिति क्या है? पूजा भारद्वाज हमारी सहयोगी हैं. उन्होंने नवी मुंबई के अस्पताल में जाकर कुछ डॉक्टरों और मरीजों से भी बात की है. नवी मुंबई के खारघर में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बाद 11 लोगों की मौत हुई थी धूप में बैठने की वजह से और उनमें से कई लोगों को नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया. यहां भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है. ऐसे ही एक मरीज इस वक्त हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे. सर, क्या नाम है आपका? नैनेश्वर पटेल. अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी ऑल इज वेल. ऑल इज वेल. क्या हो गया था कल, बताएंगे पूरा? क्या सिलसिलेवार तरीके से कब पहुंचे थे आप? क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पर? हम लोग सुबह में आ गए थे 6:30 को. वहाँ पे पहुँचे थे ग्राउंड पे और इवेंट बहुत अच्छा हो गया. वहाँ पे सब खत्म, इवेंट पूरा खत्म होने के बाद हम लोग घर पे निकले तभी धूप बहुत तेज ही, मतलब ज़्यादा ही था. कितने घंटे तक बैठे थे वहाँ पर ग्राउंड में? हम लोग 6:30 से 11 को स्टार्ट हो गया इवेंट और 12:30 को ख़त्म हो गया इवेंट. करीब 5-5.5 घंटे घंटे यहाँ पे बैठे थे. तभी तक कुछ नहीं हुआ, सब सही थे सब लोग. फिर घर पे निकले तभी धूप से ज़्यादा धूप लगने के कारण चक्कर आ गई थी. तो आप वहाँ पर गिर गए थे निकलते समय? हाँ, निकल मैं रोड पे गिर गया. मैं वो ग्राउंड में नहीं थे, रोड पे. व्यवस्था थी ढंग की वहाँ पर? पानी की, खाने की, सब निकलने की सब सही थी, एकदम सही था सब. तो आपको जब चक्कर आया उसके पहले आपने किसी को बताया नहीं? क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है 20 से 25 एम्बुलेंसेस थी. हाँ, तो एम्बुलेंस से ही लेके आए मेरे को. मेरे वाइफ ने उनको बोल दिए कि हेल्प के लिए. तो हमारे 6 सदस्य थे, उन्होंने हम लोग को हेल्प करके एम्बुलेंस में रखा और एम्बुलेंस से मेरे को यहाँ पे लेके आए. तो आप मुंबई से ही हैं? हाँ, मुंबई से. तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी का जो टैंकर था वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पे भगदड़ मच गई थी. आपने क्या क्या देखा कल? वहाँ पे मेरे को कुछ भी ऐसा दिखा नहीं है, खाली मैं ही चक्कर आके गिर गया था धूप के कारण.
तो इतनी तेज गर्मी और इतनी तेज धूप और वहां पर इंतजाम खुले में था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ मौत हुई है, बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित ठंडानी मौजूद हैं जो निदेशक हैं निरामय अस्पताल के, और इसके अलावा साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव और ज्योति वाघमारे प्रवक्ता शिवसेना। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहले आपसे शुरुआत करना चाहती हूं समझने के लिए कि यहाँ जो हुआ महाराष्ट्र में इस मैदान में, उसके पीछे वजह गर्मी बहुत तेज थी, पर बताया जाता है कि जो नमी के साथ गर्मी होती है वो और भी ज्यादा असहनीय हो जाती है। तो आप हमें बताएं कि यहाँ पे क्या हुआ जब हुआ होगा कि 11 लोगों की इसमें जान गई है और इतनी ज्यादा तादाद में लोग बीमार भी पड़े हैं। नमस्ते। काफ़ी गर्मी है आज मुंबई में, नवी मुंबई में, और हीट वेव तो चल ही रही है। करीब मोर देन 40 डिग्रीज टेम्परेचर गया था दोपहर के वक्त। और व्यवस्था आप कितनी भी खुले मैदान में अगर करेंगे तो जब इतने ज़्यादा लोग जमा होंगे तो उसका असर तो देखने मिलेगा ही हमको। आई फील जब ऐसी रैलीज होती हैं, इतनी बड़ी रैलीज होती है, तो टाइमिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ये समर मंथ्स में, अभी तो समर के जो मंथ्स हैं 2-3 मंथ बाकी हैं, प्लस हम लोग के पूरे अभी 1 साल भी बाकी है, इलेक्शन रैलीज भी बहुत सारी होने वाली हैं। तो ये थोड़ा सा टाइमिंग का इस वक्त पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हीट वेव में अभी लाखों लोग जमा है, उसमें से a few hundred have fallen ill and it is very unfortunate। आपने कहा जब हीट वेव की बात है तो हीट वेव कब कहा जाता है, कितना तापमान होता है, किस तरह के वेदर कंडीशंस होते हैं जब कहा जाता है कि हीट वेव चल रही है? देखा हमने कि एक नक्शे के जरिए दिखाया भी दर्शकों को कि बहुत सारी जगहों पर इसकी चेतावनी है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कब किस जो स्थिति है वो खतरनाक हो सकती है लोगों के लिए, किस तरह के एहतियात होने चाहिए इसमें? जो यहाँ हमने देखा कि लोगों की मौत तक हुई और बीमार पड़े, वहां पर क्या एहतियात होना चाहिए था? डॉक्टर अमित ठंडानी। हाँ जी। तो इसमें एक तो जो आउटसाइड टेम्परेचर है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा था, मुंबई में भी चल ही रहा है। एंड नॉर्मली कोई भी टेम्परेचर होगा जो 35 के ऊपर जाएगा तो वी हैव टू बी केयरफुल। उसके अलावा जो सर जब आप कहते हैं कि वी हैव टू बी केयरफुल, तो उसमें क्या होना चाहिए था? जैसे यहाँ पर जो लोग जिनकी जान गई वो किस तरह के प्रिकॉशंस लेते जब आप सुरक्षित रह सकते थे? एक तो लोगों को बेसिक पानी और टोपी, ये 2 चीज़ तो पकड़ाना ही चाहिए। इफ़ पॉसिबल, अगर गैदरिंग थोड़ी छोटी हो या हो तो उसमें कवर्ड सेक्शंस बहुत प्रोवाइड किए जाएं। अगर कवर्ड सेक्शंस नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं तो जैसे एटलीस्ट कोई एरियाज में शेल्टर दिया जाए जहां पर लोग धूप से बच सके। पानी की व्यवस्था यहाँ पर की हुई थी, पर मुझे लगता है बीच में भी जहाँ पे लोग हैं उनके इंटरसेक्शंस में थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए थी पानी की देन इट वॉज। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इसके एडिशनल थोड़ा लाइट मिस्ट स्प्रे करना पानी का, सो दैट द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कूल। ये सब थोड़ी एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं टू कीप। जी बिल्कुल। हमारे साथ ज्योति वाघमारे हैं जुड़ी हुई, प्रवक्ता शिवसेना के, किशोर तिवारी हैं। ज्योति जी, ये सवाल डॉक्टर साहब भी जैसे कह रहे हैं कि इंतजाम ऐसे होने चाहिए थे कि शेड रहना चाहिए था वहां पर, तो महाराष्ट्र में, मुंबई में तापमान काफी बढ़ा हुआ है, गर्मी तेज पड़ रही है, वैसे में खुले में लोग बैठे थे, तो इंतजाम में चूक रही, ये बात मानेंगी आप? मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। खारघर में आयोजित जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में सम्माननीय अप्पा साहेब जी धर्माधिकारी, इनके कुछ स्त्री सदस्यों को लू लगने के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और दुर्भाग्यवश उनमें से 12 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दर्दनाक और दुर्दैवी घटना है और महाराष्ट्र शासन की तरफ से, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे की तरफ से मैं उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और मैं उनके परिवारों के दुख में शामिल हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही इस घटना की जानकारी सम्माननीय सीएम साहब को मिली, वो तुरंत कामोठे के एमजीएम अस्पताल में पहुंचे और इलाज कर रहे डॉक्टरों से उन्होंने बात की, प्रशासन को निर्देश दिया और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मरने वाले मृतकों के परिवारों को उन्होंने 5 लाख रुपए इनकी मदद उन्होंने जाहिर की है। मैं समझ सकती हूँ कि परिवार के जो लोगों की हानि हुई है वो इससे हम भर नहीं सकते,
But I think there are 3 R's of the disaster management. That first we have to rescue them, then we have to provide the relief to the people, and we must try to rehabilitate. और सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और पूरा महाराष्ट्र शासन इन सभी जो भी कुछ आहत हुए पेशेंट है उनके रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए कार्यरत है। अभी आपके प्रतिनिधि पूजा ने भी अस्पताल में जो भर्ती हुए मरीज है उनके साथ भी बातचीत की। उन खुद श्री सदस्यों ने भी बताया है कि सभी जो प्रावधान थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन गर्मी की वजह से ये हुआ। प्रशासन ने तय किया हुआ समय था। जी, प्रावधान अच्छे थे, यानी कि वहां पे कुछ पानी की व्यवस्था वगैरह थी, पर जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि कवर्ड होना चाहिए, ढका होना चाहिए, जो ऐसी खुली जगह नहीं होनी चाहिए थी जहां घंटों लोग बैठे, पानी का स्प्रे हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, लोगों के सर ढके हों। किशोर तिवारी जी, ये जो व्यवस्था थी उसमें चूक थी, उसमें कमी थी। आप मानते हैं कि 12 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, तो किस तरह का इंतजाम यहां पर होना चाहिए था, या ऐसी गर्मी में क्या इस तरह के खुले में कार्यक्रम करना चाहिए किसी भी दल के नेता को? किशोर जी। नहीं, देखिए ये तो सरकारी कार्यक्रम था, और मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि सरकार कहती है और अफसर कहते हैं कि 400 टैंकर और 100 एम्बुलेंसेस थी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वो तो बताती पूरा ग्राउंड कवर करने के लिए कहा गया था। ये मोबिलाइजेशन भी किया गया था बड़े पैमाने पर, क्योंकि अमित शाह जी आ रहे थे, तो अमित शाह जी को 4 बजे जाना था, इसलिए ये इस कार्यक्रम को दोपहर के 12 बजे रखा गया। तो 5 घंटे तक 6 घंटे तक लोग झुलस गए। 400 लोगों को तो शिफ्ट किया गया था दवाखानों में, 100 लोग भर्ती है और 12 लोगों की हताहत की बताया गया, लेकिन हमें तो बताया गया कि सरकार वो भी चीज छुपा रही है। तो मैं, मेरी पार्टी की तरफ से तो ये मांग हमने की है कि जो लोग अकाउंटेबल है, कि जब ये जो देखो थोड़े दिन पहले आशा भोसले जी का कार्यक्रम हुआ था, यही पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण दिया गया, एक हॉल के अंदर दिया गया और 2000 लोगों के बीच दिया गया, राजभवन में दिया जाता है। अगर यह कार्यक्रम शाम को भी किया जाता तो भी ये लोग नहीं मरते। तो हम लोग तो इसको होमिसाइड की इसमें सदोष मनुष्यवध में गिनते हैं। सदोष मनुष्यवध का गुना ऑर्गेनाइजर पे रहना चाहिए, क्योंकि आपने आमंत्रित लोगों को तो शेड में रखा, नेता लोगों को एसी में रखा, और जनता को, श्रद्धालु लोगों को तो इलेक्शन के वोट पर ख्याल देकर आपने इस कार्यक्रम को इतना व्यापक रूप से दिया कि देखिए आपा साहेब धर्माधिकारी जी का हम सत्कार कर रहे हैं, और ये सब चीजें लोगों के जान पे बनी ना। अब मेरी बहन बता रही थी कि हमने 5-5 लाख दे दिए। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये मुआवजे काफी नहीं है, लोगों की जान पर बनी। जो इंतजाम था वो सही नहीं था ज्योति वाघमारे। वहां पर नेता अगर शेड में हो और एसी में हो, और जो जनता है, जो श्रद्धालु है, उनको खुले में कार्यक्रम में बिठा दिया जाए इतने घंटे, तो ये सिर्फ क्या खेद जताना काफी है। अब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों को जुटाया ही क्यों गया? अगर ये कार्यक्रम था तो वो अंदर क्यों नहीं हुआ, वो शाम में क्यों नहीं हुआ? ये तमाम सवाल हैं जो गलती है। आप मानती हैं इस बात को? ये बहुत बड़ी चूक है। मैडम, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सम्माननीय आपा साहिब जी धर्माधिकारी, इनका जो स्वच्छता, पर्यावरण और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम है, उनके लाखों के संप्रदाय में जो श्री सदस्य है वो भक्ति के कारण वहां पर आए हुए थे। श्रद्धा का विषय वहां पे था, और अगले बारे में जो भी कुछ प्रिकॉशंस लेनी है वो हम जरूर लेंगे। इस बार भी शासन की तरफ से सभी प्रिकॉशंस ली गई थी, लेकिन अचानक से लेकिन शासन की तरफ से प्रिकॉशन कैसे ली गई थी ज्योति जी? वहां पर लोग तो खुले में बैठे थे, तो उन लोगों को पूरा का पूरा इलाका जो है वो ढका होना चाहिए था, जैसे कि आमंत्रित लोगों के लिए तैयारी की गई थी। जो आम जनता या श्रद्धालु हैं उनको भी हक है कि वही उनको इंतजाम मिले। सिर्फ ढका हुआ नहीं था मैडम, लेकिन वहाँ पे पानी की सारी तरतूब की गई थी, सभी एम्बुलेंस वहाँ पे थी, हमारी मेडिकल टीम नहीं एम्बुलेंस थी, पानी था, सर के ऊपर उनके छत नहीं थी, उनको ढका हुआ नहीं था कुछ भी, उनको खुले में बिठाया गया था मैदान में। यही तो बात कहा जा रहा है ना कि आमंत्रित लोग जो थे वो छांव में थे, जो श्रद्धालु और जो आम जनता है उनको खुले में छोड़ दिया गया था। नकबा जी, एक बात ऐड करूं जी? नकबा जी, हाँ, कहिए। सरकार ने 13 करोड़ 80 लाख का टेंडर निकाला शेड के लिए, और एक भी शेड लगाया नहीं।
मुझे बताइए 13 करोड़ रुपया शेड के लिए खर्चा किया और एक भी शेड बनाया नहीं। अगर शेड होता तो मुझे ऐसा लगता कि निष्पाप लोग नहीं मरते। हमें शर्म आनी चाहिए। हम स्टेज पर और टीवी पे आकर भी हमारी गलती कबूल नहीं करते। मैं एक तो लाल कृष्ण अपने ये थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने तो ऐसी जब घटना हुई थी तो राजीनामा दे दिया था। अकाउंटेबिलिटी तो अमित शाह जी की, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की बनती है। और यह घटना बहुत ज्यादा पूरे महाराष्ट्र से लोग आए गए थे और इसका मोबिलाइजेशन शासकीय तौर पे किया गया था। मैं कहता हूं अगर आप कहेंगे कि अप्पा साहेब धर्माधिकारी का सत्कार महाराष्ट्र सरकार कर रही है, चलो चलो चलो, तो वहां पर एक दिन पहले से लोग आ गए थे। लेकिन परेशानियां वही थी कि पानी के लिए अप्रोच नहीं था और फायर ब्रिगेड के लिए अप्रोच नहीं था। मैं बताता हूं ये लोग खुले में नहीं होते और 5 घंटे तक नेता लोग उनको भाषण दे दे के अधमरा नहीं करते। तो मुझे लगता नहीं, अभी आप 12 बता रही है, मुझे मालूम पड़ा है 20 लोगों की मौत हो गई है, तो ये तो गंभीर बात है। और मुझे ज्योति जी ये 5 घंटे तक नेताओं का भाषण चला, लोग अधमरे होते गए और सिर्फ पानी का इंतजाम वहां पर रहना ये काफी नहीं था। आप ये जो बात अभी यहाँ पर कह रहे हैं किशोर तिवारी जी, आप मानेंगी कि सीधे सीधे ये मानना चाहिए कि ये बड़ी गलती हुई? मैडम किशोर तिवारी जी जो कुछ बातें कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 5 घंटे प्रोग्राम चालू नहीं था। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा की वजह से जल्दी आकर वहां पे बैठे थे। पूरा प्रोग्राम सिर्फ 2 घंटे चल रहा था और वो 12:30 से 1 बजे तक खत्म हो गया था। फिर भी मैं यानी कि आपका कहना है कि इसमें कोई गलती नहीं सरकार की, अगर खुले में लोगों को बिठा दिया गया? आप मुझे मेरा कहना पूरा करने दीजिए। तिवारी जी से पहले आपका प्रश्न है, आप मुझे मेरा कहना, मेरी बात आप मुझे देश की जनता के आगे रखने दीजिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। मैं मैडम ये बोलना चाहूंगी कि इस वक्त जो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अजित पवार साहब ने कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी क्या है, तो जो लोग मृतक है उन पर अंतिम संस्कार होना, उनके डेड बॉडीज उनके परिवार तक पहुंचाना, और जो लोग अस्पताल में भर्ती है उन पर इलाज होना, उपचार होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अभी ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। पर जो तिवारी जी कह रहे हैं, प्लीज मुझे एक ही सेंटेंस कहना कि इस वक्त आंसू पोंछना ज्यादा जरूरी है, आंसू की राजनीति करना जरूरी नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। जी। तिवारी जी का कहना यह है कि कम से कम इस बात को मानना चाहिए कि यहाँ पे गलती हुई है। अब आगे जो भी किया जा रहा है वो अच्छी बात है और सरकार का फर्ज है कि वो करे, लेकिन इस वक्त गलती हुई। जैसे यहाँ आप कह रहे हैं लोग श्रद्धालु थे इसलिए सुबह से आके बैठ गए, 6 साढ़े 6 बजे से लोग आकर वहां पर बैठ गए। पर आखिरी बात मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर अमित थंडानी से, कि ये कहा जाता है कि चूंकि मुंबई में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो एक चीज जिसको कहा जाता है वेट बल्ब वेदर, उसका असर है कि तापमान भी ज्यादा है और साथ साथ नमी है। इसमें जो लोग मारे गए उसमें बुजुर्ग महिलाओं की संख्या थी डॉक्टर साहब, तो ये खास तौर पे खतरनाक होता है ये जो वेट बल्ब वेदर है। हाँ, उसका टेम्परेचर इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। और मुंबई में तो ये बिकॉज कोस्टल एरिया है एंड कारगर खास तौर पर एकदम क्रीक के पास ही है, तो इस एरिया में ह्यूमिडिटी काफी हाई है और उसकी वजह से इनफैक्ट और भी ज्यादा गर्मी का असर देखने मिलता है एंड फ्लूइड लॉस भी ज्यादा होता है इसमें, बिकॉज स्वेटिंग काफी होता है। एक और चीज है जो कर सकते हैं ऐसे केसेस में, इज दैट जो लाउड स्पीकर सिस्टम है उसमें से अनाउंसमेंट्स कंटिन्यूसली कर सकते हैं कि बहुत गर्मी है और आप सब पानी ज्यादा पीजिए, और इवन सम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कैन बी मेड अवेलेबल, वो भी फायदा। बिल्कुल, धन्यवाद। ये तमाम चीजें करनी चाहिए थी। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, और आप दोनों का भी हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद दूसरी खबर, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को नैनी जेल से क्यों हटाया गया। ब्रेक के बाद बंद करो, टॉक बैक ओपन कर।
अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम हत्या के तीनों आरोपियों को प्रयागराज की नैनी जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली थी कि सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी पर नैनी जेल में हमला हो सकता है। ये तीनों आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने गोली चलाई। इसी के बाद तीनों को प्रतापगढ़ जेल ले जाने का फैसला लिया गया है। इस बीच अतीक अहमद और अशरफ, उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या की जांच के लिए प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी बनाई है। एसआईटी में 3 सदस्य हैं। एडिशनल सीपी क्राइम सतीश चंद्र एसआईटी के प्रमुख होंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। इस पर ताज़ा जानकारी जो भी इस मामले में मिल रही है, उसके साथ में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सौरभ, कल भी आपने सवाल ये उठाया था कि सुरक्षा में बड़ी चूक है, पुलिसकर्मी कम क्यों थे, पुलिसकर्मियों की संख्या घटा दी गई थी और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल क्यों ले जाए गए, ये तमाम चीज़ें सवाल हैं। अभी खबर ये आई कि ये जो तीनों हत्या के आरोपी हैं, इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो किस तरह का खतरा वहां पर बता रही है पुलिस जो इन्हें इनकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए नगमा, इस पूरे मामले की आपने जैसे बताया न्यायिक जांच ऑर्डर कर दी गई है। न्यायिक जांच इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दी थी, अंडरटेकिंग दी थी कि ये अतीक की सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखेंगे। पुलिस की सुरक्षा में अतीक की हत्या हो जाती है, बहुत सोच समझ करके न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एक्स, उनकी हेडेड कमेटी है। ऐसे में अगर मान लीजिए तीनों हत्यारे हैं, इन पर हमला हो जाता है या इन पर कुछ हो जाता है तो सवाल और बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि यूपी पुलिस को इनपुट था कि नैनी जेल में इन हत्यारों को खतरा हो सकता है, क्योंकि जेल के अंदर अली है जो दूसरा बेटा है अतीक का। तमाम शूटर्स या कुछ गुर्गे अतीक के जेल में बंद हैं, अपनी सज़ा काट रहे हैं। ऐसे में कोई मौका देख करके कोई घटना हो सकती है, कोई इन पर हमला हो सकता है। यही वजह है कि इनको आज सुबह इनको प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वो अब इस वक्त जो तीनों आरोपी हैं, अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी, इस वक्त प्रतापगढ़ जेल में एडमिट कर दिया गया है। उनको वहाँ पर हैं और आज ये भी खबर आई थी कि पुलिस इनकी रिमांड लेगी, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन मूव नहीं किया है पुलिस ने। हो सकता है कि मामला सेंसिटिव है तो 5 बजे के बाद वो चाहेंगे कि कोर्ट खाली हो जाए, तब वो एप्लीकेशन मूव कर ले, क्योंकि कल भी उन्होंने 6:30 बजे के करीब इन तीनों को पेश किया था कोर्ट में। तो ये तीनों जो अपराधी हैं, तीनों जो हत्यारे हैं, वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं, जेल में हैं। अगले 14 दिन वो जेल में रहने वाले हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 तारीख को होनी है, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस इनको पूछताछ के लिए ज़रूर इनकी रिमांड लेगी। अब सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई और थोड़ी देर में हम एक बड़ी खबर भी देंगे। अभी हमारे अतीक के वकील से बात हुई है नगमा, उनका कहना है कि मरने से पहले अतीक और अशरफ ने 3 पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था अगर उनकी हत्या हो जाती है तो वो पत्र वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भेजेंगे बंद लिफाफे में। और उन्होंने पूछा, उनके जो वकील, उनका कहना है कि उस चिट्ठी के अंदर, उस लिफाफे के अंदर क्या है उन्हें नहीं पता है और अपने मरने की आशंका दोनों को थी। अतीक भी कह चुका था और मीडिया में अशरफ ने कहा था कि किसी बड़े पुलिस अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के उसको कहा है कि तुम्हें 2 हफ्ते बाद निकालेंगे और तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और उसने एक लिफाफा भी दिखाया था अपनी जीप के अंदर से। तो उस लिफाफे में क्या था, उसने एक पत्र लिखा था और शायद उसने किसी अपने बहुत ख़ास व्यक्ति को दिया कि आप हत्या के बाद इसको कोरियर कर दें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसमें किसके नाम हैं, क्या राज हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। थोड़ी देर में हम इसको अपने दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। हमने अभी आधिकारिक तौर पर अभी बात करनी है वकील से, तो अभी काफ़ी कुछ लेयर्स हैं जो इस केस में खुलनी बाकी है। तीनों जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है और इन आरोपियों ने कहा है कि उनको माफिया डॉन बनना था, लेकिन अभी तक ये ऑन रिकॉर्ड आकर के पुलिस ने नहीं कहा है। तो ये केस इतना आसान नहीं कि किसी को माफिया बनना था या कोई डॉन बनना चाहता था तो वो उन्होंने प्लान किया। वो तीनों अलग अलग शहरों से आए, उन्होंने शूटआउट को अंजाम दिया मीडिया वाले बनकर और वो चले। उनको पुलिस ने पकड़ लिया, आराम से वो हिरासत में आ गए। सोचिए कैसे हिरासत में ले लिया। जब उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू की, अतीक को 9 गोलियां लगी, अशरफ को 5 गोली लगी। लगातार वो फायरिंग करते रहे, 20 राउंड फायरिंग की, लेकिन पुलिस की तरफ से एक फायर नहीं हुआ। जिस पुलिस वाले ने पकड़ा उसके हाथ में वेपन नहीं था, उसने पकड़ लिया। जिनके हाथ में वेपन था उन्होंने वेपन निकाला ही नहीं। आपको जब कल भी हमारी आपकी बात हो रही थी नगमा, तो गोगी का हत्या, जो गोगी है गैंगस्टर, उसकी हत्या हुई थी रोहिणी कोर्ट में पिछले साल। रोहिणी कोर्ट में उसकी गोली चलाई, तुरंत
जो स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के कमांडोज थे उन्होंने जो शूटर्स थे उनकी हत्या कर दी। वेल विद इन राइट्स, इन पुलिस वालों को अधिकार है कि अगर उनकी कस्टडी में उन पर उनके जो उनकी कस्टडी में है उनका आरोपी, उस पर अगर हमला होता है तो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू फायर। पर यूपी पुलिस ने वो नहीं किया। अब हमें कुछ पुलिस के अधिकारी ज़रूर बोल रहे हैं कितना बहादुरी का काम किया, उन्होंने पकड़ लिया। सबसे बड़ा सवाल नगमा जो अब तक नहीं जिसका जवाब मिला है कि जो तीनों हत्यारे थे इन्होंने सरेंडर करते वक्त धार्मिक नारा क्यों लगाया, उन्होंने हिंदुओं का जो धार्मिक नारा है उन्होंने वो क्यों लगाया? क्या वो चीज़ों को कम्युनलाइज करना चाहते थे या यूपी में माहौल ख़राब करना चाहते थे? ये क्या उनकी मंशा थी? माफिया डॉन बनने की एक मंशा सामने आई जो यूपी पुलिस की तरफ से कुछ सूत्रों ने बताया, लेकिन दूसरी जो मंशा थी उसके पीछे क्या वजह है वो अब तक हमें नहीं पता चल सकी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सौरभ। आपने कहा कुछ देर में और बड़ी खबर भी हमारे पास आ सकती है, आपके जरिए दोबारा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बता दें कि बहुत सारे सवाल जो हैं जिनके जवाब बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब इन लोगों ने गोलियां चलाई ताबड़तोड़ और फिर पुलिस ने इतनी आसानी से उन्हें पकड़ लिया, जिसने पकड़ा उसके पास हथियार नहीं था, बावजूद उसके कोई शूटिंग नहीं हुई, पुलिस ने जवाबी फायर नहीं किया, इतनी कम सुरक्षा के साथ वहां पर इसको क्यों लाया गया था अतीक और अशरफ को? कैसे 3 शख्स इतने करीब आए अतीक के? ये तमाम सवाल हैं। और गाड़ी को अस्पताल की गेट पर क्यों रोका गया था? मीडिया को इस तरह का एक्सेस क्यों दिया गया था, जबकि एक हलफनामा दिया गया था कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ इनकी सुरक्षा को लेकर, फिर भी पुलिस कस्टडी में ये होता है? ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर फिर तेज हुई है राजनीति। ओबीसी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें 2 साल की सजा हुई है और उनकी सांसदी चली गई। लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी ने कल कर्नाटक में अपनी सभा के दौरान पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो 2011 में जो जनगणना हुई उसमें ओबीसी को लेकर जो आंकड़े आए थे उसे सार्वजनिक करें। साथ ही 2021 की लंबित जनगणना की जल्द से जल्द करवाई जाए। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस मुद्दे पर बिहार में आरजेडी बहुत पहले से अभियान चला रही है। बिहार में राज्य सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना करवाई जा रही है। हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली, और यूपी में जो हुआ 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है। अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे, और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे। मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए, 50% को रद्द कर दीजिए, फिर ओबीसी की बात करिए। उससे पहले आप ओबीसी की बात मत करिए। राहुल गांधी ने सीधे चुनौती दी है और इसी पे अब खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस नवीनतम जाति जनगणना की मांग करती है, ये इस चिट्ठी में लिखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये चिट्ठी है प्रधानमंत्री के नाम। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद में ये मांग उठाई है। यूपीए सरकार ने 2011-12 में जाति जनगणना कराई थी। कई कारणों से अब तक जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, इन्हें सार्वजनिक करने की मांग है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए
जरूरी डेटाबेस अधूरा है। विशेष रूप से ओबीसी के उत्थान के लिए आवश्यक डेटाबेस अधूरा है। ये जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 2021 की 10 वार्षिक जनगणना भी अब तक नहीं हो पाई है। नई जनगणना तुरंत हो और इसमें व्यापक जातिगत जनगणना भी शामिल हो। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग किए ही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया। उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था, तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए। आप बताइए, बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ही बताइए, कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू, और आप बोलिए हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए, सर्वसम्मति से होता था जी। तो हम लोग तो उसके पक्ष में ना है जी। आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। तो 5 की बात में एक ले रहे हैं ब्रेक, और उसके बाद एप्पल भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल रहा है। एक ब्रेक के बाद एप्पल भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है। ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगा और इसी वजह से इसे एप्पल BKC का नाम दिया गया है। इस स्टोर को भी दुनिया के बड़े शहरों में मौजूद एप्पल स्टोर की तरह बनाया गया है। क्या है खास इस स्टोर में, बता रहे हैं राजीव मखनी। So here it is, the first ever Apple retail store in India. Today's media preview day, of course, it opens tomorrow, but as you can see, this is stunning, 22,000 square feet of some incredible stuff. I'm going to take you through all of it, but first let's take a quick glance at everything that this store has to offer. I'll take you through almost everything feature by feature very soon. और जैसे कि हर एप्पल स्टोर में होता है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे एप्पल सेशंस होंगे, बेसिक, प्रो. You want to learn anything about Apple, you want to take your technical prowess to the next level. अब यहाँ पे आइए, there'll be lots of creators, lots of workshops happening out here, and it's all free. अब एक और very interesting that I'm going to show you is the roof. So 450,000 यानी कि 4.5 लाख इंडिविजुअल पीसेस, जैसे कि वो लेगो या जिगसॉ पजल होता है ना, उसके ट्रायंगल्स उन्होंने बनाए। ये पूरा का पूरा दिल्ली में बन के आया, एंड देन ऑल द पीसेस वर पुट टुगेदर आउट हियर। अब यहाँ पे जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे स्टोर में एवरीवेयर दैट यू आर सीइंग दिस स्टोन, दिस ऑल्सो ये सोर्स हुआ है जयपुर से, एंड इट्स ऑल बीन ब्रॉट इन आउट हियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइट है, 26 फुट हाइट है, 26 फीट आउट हियर। And the best part of it is that all the glass जो बाहर भी लगा हुआ है and otherwise is all one piece of glass 26 feet high. और ये जो Apple का staircase that you're seeing out here, single piece of this as it is. There are no breaks in this. Completely one piece का है ये structure. और as it is ये पूरा का पूरा import हुआ है from Europe. So you can see this is massive right up till the top. And this, of course, you have first floor. यहाँ पे lots and lots of gigs happen out here. You can see all the accessories out here, everything that you want to try out. You want to come in here and try out anything that you want, spend time with it, Genius Bar, help that you want out here. All of that happens here on this floor. So eventually, what is my first impression? That impression is that as you come in out here, even though ये बिल्कुल Apple का international store लगता है, everything is just like that. It's the Indianized feel from the music, the fact that this is from Delhi, that's from Jaipur, everything else that they've done that perfect mix of Apple International coming to India.